आज के जो रिश्ते हैं वे ऐसे शर्मसार किए जा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे भी रिश्ते एक दिन शर्मसार किए जा सकते हैं। अब जो रिश्ते हैं हमारे पहले जैसे नहीं रहे हैं, इनमें बहुत चेंजेस आ गए हैं, इनमें बहुत बदलाव आ गए हैं। आज ऐसी ही कुछ ये घटना है जहाँ पर एक 16 साल का लड़का होता है, वो अपनी मौसी के कमरे में जाता है और मौसी के कमरे में जाने के बाद अपनी मौसी से कहता है कि मौसी मेरा बहुत मन कर रहा है शारीरिक संबंध बनाने का। उसकी मौसी जो होती है वो सोचती है कि बच्चा है जाने दें, लेकिन वो लड़का कुछ ऐसा करता है, अपनी मौसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो मौसी होती है उसकी जान चली जाती है। फिर वो लड़का जो होता है बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन इसके बाद जो होता है उस वाक़ये में ही बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। जब लोगों ने इस घटना को सुना तो वे सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना जो है एक कर्नाटक का एक शहर लगता है, वहाँ का एक गांव लगता है, वहाँ की है। एक राजीव नाम का व्यक्ति रहता था। राजीव की एक पत्नी थी और उसकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम सविता होता है और छोटी बेटी का नाम रीमा होता है। अब जो सविता होती है शादी के लायक हो जाती है। अब राजीव जो होता है इससे इसकी चिंता होने लगती है और सोचने लगता है कि मेरी जो बड़ी बेटी है सविता, इसकी उम्र शादी की हो गई है और मुझे इसकी जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए, और इसके बाद इसकी बहन भी है रीमा, मुझे उसकी भी शादी करनी है। अभी राजीव जो होता है सविता के लिए रिश्ते ढूंढने लगता है, या आसपास के गांव में रिश्ते ढूंढने लगता है और औरों से भी कहता है कि अगर आपको कोई अच्छा सा लड़का मिले तो मुझे बताना, मैं अपनी बड़ी बेटी का शादी करना चाहता हूँ। तभी उसे एक गाँव में 2 भाई मिलते हैं, जिनमें से बड़े भाई का नाम धनंजय होता है और छोटे भाई का नाम पंकज होता है। अब राजीव को उनके बारे में पता चलता है तो राजीव जो होता है उनके पास जाता है और उनका जो काम धाम देखता है, उनका घर बार देखता है। तो वहाँ पर जो 2 भाई होते हैं वे सिर्फ 2 भाई होते हैं, उनके माता पिता नहीं होते हैं। धनंजय और पंकज अकेले ही रहते थे और ये ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। इनका एक बिजनेस था जिसके सिलसिले में ये ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। अब राजीव जो होता है, राजीव को धनंजय मन को भा जाता है, क्योंकि धनंजय का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। धनंजय जो होता है वो बहुत ही सादा और सिंपल इंसान होता है। तो जो राजीव होता है ये अपना रिश्ता, अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ पर कर देता है। और धनंजय जो होता है वो जब इसकी बेटी सविता को देखने जाता है तो वो भी इसे देखकर पसंद कर लेता है और उन दोनों की शादी कर दी जाती है। अब शादी करने के बाद सविता जो होती है धनंजय के घर पर आ जाती है। अब धनंजय के घर पर आने के बाद धनंजय और पंकज जो होते हैं ज़्यादा काम के सिलसिले में बाहर रहा करते थे। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं और साल बीतने के बाद धनंजय और सविता को एक बेटा होता है। वो बेटा बहुत ही अच्छा होता है और जिसका नाम वे सर्वेश रखते हैं। अब ये जब बेटा होता है तो सविता की जिम्मेदारी थी वो और बढ़ जाती है और घर का काम जो होता है वो और बढ़ जाता है। अब वो सोचती है कि मुझे मेरे देवर की शादी करनी चाहिए। तब इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है कि क्यों ना मैं अपने देवर की शादी अपनी बहन रीमा से करवा दूं। तो वो अपने पति से बात करती है धनंजय से और कहती है कि मैं अपने देवर की शादी अपनी बहन रीमा से करवाना चाहती हूँ, क्या तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति तो नहीं है। तो धनंजय जो होता है वो कहता है कि मैं रीमा को जानता हूँ, वो बहुत ही सिंपल और सादी लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है, पंकज उसके लिए ना नहीं करेगा। धनंजय जो होता है वो पंकज से पूछता है और कहता है कि तुम्हारी शादी मैं अपनी साली से करवाना चाहता हूँ, सविता की बहन से शादी करवाना चाहता हूँ, क्या तुम करने को तैयार हो। तो ये जो पंकज होता है कहता है कि हाँ भाई मैं उससे शादी कर लूँगा और मुझे उससे ज़्यादा लड़की अच्छी कोई मिल भी नहीं सकती है। तो धनंजय और जो सविता होते हैं अपने माता पिता से बात करते हैं, मतलब कि राजीव और राजीव की पत्नी से बात करते हैं और बात करने के बाद वे भी मान जाते हैं और अपनी बेटी रीमा का ब्याह पंकज से करवा देते हैं। और शादी करने के बाद जब पंकज के घर रीमा आती है तो वो देखती है कि पंकज तो ज़्यादा घर पर रहता ही नहीं है, वो तो बाहर रहता है। धनंजय का भी कुछ ऐसा ही था, वो भी बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। ये दोनों भाई घर पर बहुत कम रहते थे, लेकिन इनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, पैसा बेशुमार था। अब ये पंकज की जो पत्नी होती है रीमा, ये भी सही रह रही थी और जिसकी बहन होती है सविता, ये भी सही रह रही थी। अब सविता और रीमा जो होती हैं दोनों खुश थी और अपना काम जो था मिल बांट कर लेती थी। और जो सर्वेश था, इससे जो रीमा होती है वो बहुत प्यार करती है और उसे अपने बच्चे की तरह ही रखती है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और समय बीतने के साथ साथ जो तो सर्वेश जो होता है 16 साल का हो जाता है और 16 साल का होने के बाद ये क्लास 10th में आ जाता है और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहा होता है। तभी एक दिन सविता जो होती है अपने माता पिता के पास जाती है और कहती है कि
रीमा मैं वहाँ पर जा रही हूँ घर पर, तुम घर पर अकेली रहना और सर्वेश का ध्यान रखना और उसे थोड़ा सा डांट भी देना क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता है स्कूल से आकर। अब धनंजय और जो पंकज होते हैं वे तो ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर रहा ही करते थे, तो वे बाहर चले जाते हैं। सविता जो होती है इधर अपने घर चली जाती है। अब यहाँ पर बचे थे तो सर्वेश और रीमा। रीमा जो उसकी मौसी या फिर चाची कुछ भी कहो, क्योंकि दोनों ही रिश्ते बने हुए थे उससे। अब सर्वेश और जो उसकी चाची थी वे घर में अकेले थे। अब ये खाना पीना खाने के बाद रात को अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अपने कमरे में सोते हैं और सुबह होती है, सुबह होने के बाद सर्वेश जो होता है वो सोचता है कि मेरी जो चाची है, मौसी है, वो अभी तक क्यों नहीं उठी है। उसके कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद वो देखता है कि जो उसकी चाची है उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि वो मर चुकी है। तभी वो चिल्लाने लगता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वे आ जाते हैं। और जब वे आते हैं तो वे देखते हैं कि जो ये रीमा है ये मर चुकी है और उसकी सांसें नहीं चल रही है। तभी उनमें से एक जो व्यक्ति होता है पुलिस को फ़ोन करता है और एम्बुलेंस को फ़ोन करता है। और इधर धनंजय और पंकज को फ़ोन किया जाता है और सविता को बताया जाता है कि तुम्हारी बहन के साथ ऐसा ऐसा हो गया। सविता जो होती है वो अपनी जल्द से जल्द वहाँ पहुँचती है और जो उसके पति होता है पंकज रीमा का वो भी आता है और धनंजय भी आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद जब पुलिस आती है, पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है और पूछताछ करती है और कहती है कि इसे क्या हुआ। तभी सर्वेश जो होता है वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें रात में अटैक आया था, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था कि मुझे आज थोड़ा सा दर्द है, तबीयत ठीक सी नहीं है। मैंने इनसे कहा था कि दवाई ले लेना। पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि अच्छा। तो पुलिस वाले जो होते हैं उसका जो पोस्टमार्टम कराते हैं, 2 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें बहुत बड़ा खुलासा होता है, क्योंकि रीमा की जो जान गई थी वो हार्ट अटैक से नहीं गई थी, उसकी जो जान गई थी वो दम घुटने की वजह से गई थी। अब पुलिस वालों के लिए सवाल ये था कि आखिरकार रीमा को किसने मारा, इसका दम किसने घोटा। अब पुलिस वाले जो होते हैं घर वालों से पूछताछ करते हैं। घर वाले जो होते हैं बताते हैं कि धनंजय पंकज तो बाहर गए हुए थे और जो सविता थी ये अपने मायके गई हुई थी। और उसके माता पिता भी कहते हैं कि हमारी बेटी तो यहाँ पर आई हुई थी, हमारी बेटी को आखिर किसने मारा। अब आई सर्वेश की बारी। सर्वेश जो होता है वो कहता है कि रात के टाइम में मैं अपने कमरे में चला गया था और चाची जो थी यानी कि मौसी जो थी वो अपने कमरे में चली गई थी। मुझे नहीं पता इनके साथ क्या हुआ और ना ही हमारे घर में कोई आया है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे अलग अलग एंगल से जांच करने लगते हैं। वे आस पड़ोस में पूछने लगते हैं कि ये जो रीमा थी इसका चरित्र कैसा था, इसका कहीं अफेयर तो नहीं था, फिर किसी से बात तो नहीं करती थी। तो आसपास के जो लोग होते हैं वे कहते हैं कि नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जो रीमा थी ये बहुत ही अच्छी थी और सही से रह रही थी। और जो सर्वेश था ये भी अच्छा है, इसकी जो पूरी फैमिली है वो बहुत ही अच्छी है और सादा सिंपल जीवन व्यतीत करती है, इनके पास बेशुमार पैसा है। तो जब पुलिस वाले उनकी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि आखिर रीमा को मारा तो मारा किसने। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, कुछ दिन बीतने के बाद उसका जो पिता होता है सर्वेश का धनंजय को शक होता है कि ये जो मेरा बेटा है सर्वेश, इसके जो नाखून लगे हुए हैं शरीर पर, वो सोचता है कि इसके शरीर पर नाखून आए, निशान आए तो आए कहाँ से नाखून के। अब वो पुलिस वालों से कहता है कि मुझे कहीं ना कहीं अपने बेटे पर शक लग रहा है, ये कुछ ना कुछ तो जानता है रीमा के बारे में, शायद आप इससे पूछताछ करो। इससे पहले जो ये धनंजय होता है अपने बेटे से पूछता है कि बेटा तुम्हारे ये नाखून कैसे लगे। तो धनंजय जो होता है बहाने बनाने लगता है और कहता है कि पता नहीं पिताजी, वैसे ही खरोच लग गई मेरे। लेकिन जब बाद में पुलिस वालों को बताता है और पुलिस वाले जो होते हैं सर्वेश से पूछताछ करते हैं तो सर्वेश जो होता है पहले तो इधर उधर की बातें बनाने लगता है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं, जब उस पर ज़्यादा दबाव डालते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी चाची यानी मौसी के साथ क्या किया है, तुम ही थे घर में और कोई नहीं था। अरे निशान मुझे नहीं लग रहे कि खरोच के हैं। तो जो सर्वेश होता है टूट जाता है। टूट जाने के बाद पुलिस वालों को एक कहानी सुनाता है और वो कहानी बताता है कि मैं अपने माँ बाप की एक लौती औलाद हूँ और मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी चाची भी और मतलब कि मौसी भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं घर में एक लौता हूँ, मुझसे सब प्यार करते थे। तभी मैं अपने पिता से एक फ़ोन की डिमांड करता हूँ, लेकिन उसके पिताजी जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटा तुम पहले 10वीं की परीक्षा दे लो, उसके बाद मैं तुम्हें फ़ोन दिला दूंगा। तभी धीरे धीरे समय बीतता है तो 10वीं की परीक्षा देता है तो इतनी मेहनत करता है कि 10वीं में बहुत अच्छे नंबर लेकर आता है। फिर एक बार अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे फ़ोन दिला दीजिए। तो उसके पिताजी जो होते हैं उसे फ़ोन दिला देते हैं और उसे एंड्रॉयड फ़ोन देते हैं तो कहते हैं कि लो बेटा, तुमने 10वीं में बहुत अच्छे नंबरों से पास किया तो तुम्हारा बनता है ये गिफ्ट। तो अभी जो सर्वेश होता है फ़ोन ले लेता है और फ़ोन तब देखता था जब ये अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता था और फ़ोन देखने के साथ साथ ये अपनी पढ़ाई भी कर रहा था।
तभी इसकी मुलाकात जो इसका दोस्त होता है उससे होती है और उसका फ़ोन लेता है। उसके फ़ोन में कुछ ऐसी साइटें खोल देता है, उसे जब ये साइट खोल कर दिखाता है तो वो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है उस वीडियो को देखकर, क्योंकि वो उसे गंदी वीडियो दिखाता है। अब जब वो उसे गंदी वीडियो दिखाता है, वहाँ से वो फ़ोन लेता है। फ़ोन लेने के बाद वो अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद वो फिर से उस साइट पर जाता है और साइट पर गंदी वीडियो देखने लगता है। अब उसका दोस्त तो उससे कई कई वेबसाइट भेजता था और वेबसाइट भेजने के बाद उससे कहता था कि तुम यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें देख सकते हो जिससे तुम्हें आनंद मिलेगा। अब ये सर्वेश जो होता है वही चीज़ देखता है। अब वही चीज़ देखने के बाद जब ये गंदी गंदी वीडियो देखता था तो इसका भी मन करता था कि मुझे भी ऐसा ही करना है, मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ। लेकिन ये ऐसा करता तो करता किसके साथ? इसकी उम्र भी 16 साल थी। अब ये सोचता है कि मुझे भी ऐसा ही करना है, मुझे किसी लड़की के साथ ऐसा करना है, लेकिन उसे कोई लड़की तो मिलती नहीं है और सोचता है कि मैं बाहर क्यों जाऊं, मेरे घर में ही जब मेरी मौसी है, दिखने में अभी जवान है, सुंदर है, तो उसका जो मन होता है वो अपनी मौसी पर आ जाता है। और जब उसका मन अपनी मौसी पर आ जाता है तो अब वो ये सोच रहा था कि मैं अपनी मौसी के साथ शारीरिक संबंध बनाऊं, तो बनाऊं कैसे। तभी इसकी मम्मी जो होती है वो एक दिन अपने मायके जाती है, सविता जो होती है अपने मायके चली जाती है और धनंजय और पंकज जो होते हैं वे काम के सिलसिले में बाहर रहते ही थे तो वे बाहर चले जाते हैं। अब इधर बसते हैं तो रीमा और जो सर्वेश होता है उसका भतीजा वो बसते हैं, मतलब कि भतीजा मान लो, भांजा मान लो, कुछ भी मान लो, तो वे बसते हैं। अब ये दोनों ही उस घर में रहते हैं। अब जब उस घर में ये दोनों होते हैं तो रात को ये खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अपने कमरे में जाने के बाद ये सर्वेश जो होता है फिर से वही वीडियो देखता है और गंदी गंदी वीडियो देखता है और ये बहुत बार उन वीडियो को देखता है। रीमा जो होती है इधर सो जाती है। वीडियो को देखने के बाद जो इसका मन था वो ज़्यादा करने लगता है और ये सोचने लगता है कि मेरा मन बहुत कर रहा है, मेरा आज ये अच्छा मौका है मुझे अपनी मौसी के साथ ये सब करने का, मैं उनके साथ आसानी से शारीरिक संबंध बना सकता हूँ क्योंकि घर पर कोई भी नहीं है। तभी वो फ़ोन साइड में रखकर अपनी मौसी के कमरे में जाता है और अपनी मौसी के कमरे में जाने के बाद उनके कपड़े उतारने लगता है। जब वो उनके कपड़े उतारता है तो उसकी मौसी जो होती है उसकी आंख खुल जाती है और कहती है कि ये क्या कर रहे हो सर्वेश तुम। सर्वेश होता है ये कहता है कि मौसी मेरा शारीरिक संबंध बनाने का बहुत मन कर रहा है और मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। तो उसकी मौसी जो होती है वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जो सर्वेश होता है इसके दिमाग पर जो भूत सवार था ये उतरने के लिए तैयार ही नहीं था। ये कह रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं और ये अपनी मौसी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। और जब ये ज़बरदस्ती करने लगता है इसकी मौसी जो होती है इसमें एक रैपट मारती है और कहती है कि आज आने दो, कल तुम्हारी मम्मी को और तुम्हारे पिता धनंजय को और पंकज को मैं उनसे सारी बात बताऊंगी और तुम्हारी एक एक करतूत बताऊंगी, तुम क्या कर रहे हो ये सब। अब ये जो सर्वेश होता है डर जाता है और डरने के बाद ये भी शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश नहीं करता और ये अपने कमरे में चला जाता है। रीमा जो होती है इधर सो जाती है और सोचने लगती है कि बच्चा है, बच्चे के मन में ये सब आ गया, शायद इसने ये सब कुछ कहीं और से सीखा और इसके मन में आया तो इसने ऐसे मेरे साथ कर दिया आकर। लेकिन इधर ये सर्वेश जो होता है इसके दिमाग में एक बात बैठ गई थी। वो सोचने लगता है कि अगर मौसी ने मेरे पिता या फिर मेरे चाचा पंकज को बता दिया या फिर मेरी मम्मी सविता को बता दिया तो मेरा क्या होगा, अभी मुझे बहुत मारेंगे और मुझे माफ़ नहीं करेंगे और मुझे घर से निकाल देंगे। अब उसके दिमाग में यही बातें आ रही थी। अब वो सो ही नहीं रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी मौसी को मार दूँ। तभी वो उनके कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद एक तकिया लेता है और तकिए से अपनी मौसी का मुंह दबा देता है। वो तब तक मुंह दबाता है जब तक उसकी मौसी की मृत्यु नहीं हो जाती। उसकी मौसी जो थी वो 37 साल की थी और जो लड़का था सर्वेश 16 साल का था। इसका खून जो था वो जवान था, ताकत थी वो शायद इसकी मौसी से कहीं ज़्यादा थी। इसकी मौसी जो होती है वो विरोध करती है, लेकिन जो ये सर्वेश होता है तब तक अपनी मौसी का दम घोटता है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। और मृत्यु हो जाने के बाद ये बैठ कर रोने लगता है और सोचने लगता है कि मुझसे क्या हो गया और मुझसे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई और ये सब कुछ मुझसे फ़ोन की वजह से हुआ, उन वीडियो की वजह से हुआ है। अब पुलिस वाले जब उसकी ये बात सुनते हैं तो वे कहते हैं कि तुमने एक ये वीडियो देखने के चक्कर में अपनी मौसी के साथ ऐसा करने की कोशिश की और उनकी जान ही ले ली। अब पुलिस वाले जब इस बात को सुनते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे आजकल रिश्तों को शर्मसार किया जा रहा है, कैसे आजकल रिश्तों पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं सर्वेश को जेल भेज देते हैं और जब ये सारी घटना के बारे में उसकी पिता या फिर इसकी माता या फिर उसका जो चाचा होता है फिर मौसा होता है पंकज, उसको पता चलता है तो वे सोच ही नहीं पाते, वे समझ ही नहीं पाते। उनकी सोचने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है कि हमारा जो बेटा है जिसने हमसे हम इतना प्यार करते थे वो आखिर अपनी मौसी या फिर चाची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब यहाँ पर जो ये सर्वेश होता है ये ऐसी वैसी गंदी गंदी वीडियो देखकर फ़ोन की वजह से अपनी मौसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है,
जिसमें उसे अपनी मौसी की जान गंवानी पड़ती है। यहाँ पर किसकी गलती बताएं? इस फ़ोन की गलती बताएं या फिर उस दोस्त की गलती बताएं जिसने उसे इस साइट का बताया, या फिर उस माँ बाप की बताएं जिसने उन्हें फ़ोन दिया, या फिर उस लड़के की बताएं जिसने उस फ़ोन का सही यूज़ करने की बजाय उसका गलत यूज़ करा। यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था और आपको जागरूक करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।